सबसे पहले हम चलते हैं 1.243 पे। ये आपको दिख रहा होगा, एक ब्लॉक है मास स्मॉल m का, दूसरा आपको एक डिस्क दिख रही होगी कैपिटल M मास की और R रेडियस, मतलब जो पुली है वो डिस्क फॉर्म में है, और तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालनी है। और इसकी मैंने कई सारी मेथड्स बताई थी, कुछ डिस्कस कर लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये टी हो गया और ये mg आ गया, तो ये a से नीचे जाएगा और ये अल्फा से घूमेगा। क्यों? अब हम इक्वेशंस लिखते चले जाते थे ना। जैसे अगर मैं सबसे पहले a की इक्वेशन लिखूं तो a का मतलब mg माइनस टी अपॉन m। अगर मैं अल्फा की इक्वेशन लिखूं तो टॉर्क अपॉन आई होगा, और टॉर्क ये टेंशन देगा। क्यों? तो इसका मतलब टेंशन इंटू आर, और अगर मैं उसको डिस्क मानूं तो फिर ये हाफ एम आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई स्लिप नहीं चाहिए तो A इक्वल टू आर एल्फा, कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है ना, A इक्वल टू आर एल्फा इस टाइप की इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से तुम बेसिकली क्या निकाल सकते हो? यहाँ से तुम निकाल सकते हो फाइंड A और एल्फा, ये कैलकुलस हो गया। अब तुम्हें अगर ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है तो फिर वो एल्फा टी आ गया। और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालनी है तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और इसमें रोटेशनल एनर्जी होगी। तो एक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और एक हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग v को लिख लोगे 80, ओमेगा के लिख लोगे अल्फा टी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख लोगे हाफ कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। एक तो मेथड तुम्हें याद होगा, एक मेथड ये हुआ करती थी। क्यों? मेथड 2। गुड इवनिंग रोहक। एक तुम्हें याद है मैंने इसका ये भी बताया था कि जो A निकालोगे तुम, वो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करोगे। एक मेथड मैंने ये भी बताई थी कि A की वैल्यू तुम नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करोगे, लेकिन यहाँ पे टोटल मास में आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। क्यों? टोटल मास में तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जैसे अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो पूरा m लोगे, हो गया। अगर प्योर रोटेशनल मोशन होगा तो फिर रिंग के केस में मास लोगे, डिस्क के केस में मास अपॉन 2 लोगे, सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 mr स्क्वायर। इस टाइप से करते हैं। क्यों ये होता है? तो यहाँ पे जो नेट पुलिंग फोर्स होगा वो तो ये mg ही आएगा, सिर्फ नेट पुलिंग फोर्स सिर्फ mg आएगा। तो ये हो गया mg अपॉन, अब आप देखो कि ब्लॉक का सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उसका पूरा मास आएगा, और जो मैंने डिस्क टाइप पुली ली है उसका केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कैपिटल M/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो M आ गया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और M/2 आ गया
डिस्क के प्योर रोटेशनल मोशन की वजह से, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद फिर तुम निकालते चले जाओगे, जैसे v निकालना है तो at लिख लोगे, ओमेगा निकालना है तो अल्फा टी कर लोगे, और अल्फा को तुम लिख लोगे a/r इंटू टी, इस टाइप से करते चले जाओगे। और भी कई मेथड्स मैंने की थी इनमें से मैं केवल 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं, भी बाकी हमने क्लास में डिस्कस कर रखी है। अब चलते हैं 1.244। ये देखो, पहली बात तो इसको हम एक लो ना मैक्सवेल डिस्क कहते हैं। तो ये तुम्हें मैक्सवेल डिस्क दिख रही होगी, ये दिख रही होगी, और उसका मास तुम्हें m दिया हुआ है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें I दे रखा है। 2 चीजें दे रखी हैं, और ये ऊपर को A से जा रहा है। तुम्हें T और A निकालना है, T और A निकालना है कि ये जो मैक्सवेल डिस्क है ये सेम हाइट पे बनी रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैक्सवेल डिस्क दे रखी है, उसका मास m दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है, तुम्हें T और A निकालना है कि मैक्सवेल डिस्क सेम हाइट पे बनी रहे। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर सेम हाइट पे बनी है तो टोटल फोर्स 0 आना चाहिए ना उसमें। अगर आप देखोगे तो टोटल फोर्स 0 आना चाहिए, तो ऊपर को 2t आ गया और नीचे को mg आ गया। क्यों? ऊपर को 2t और नीचे को mg, इसका मतलब 2t की वैल्यू mg होनी चाहिए। तो यहां से जो टेंशन आएगा वो mg/2 के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये आ गया सीधे सीधे। अब चलते हैं दूसरी बात। अब मैं इसका थोड़ा 2D टाइप का व्यू बना रहा हूं। जैसे तुम ये देखो कि ये है ना, इस पे एक तरीके से ऊपर को 2t लगा हुआ है। तो तुम देखो ये ऐसे घूमेगा ना, ये अल्फा आएगा ना, अगर आप देखोगे तो अल्फा आएगा, केवल क्योंकि mg तो बिल्कुल सेंटर पे लगा होगा, तो इसका मतलब केवल 2t का टॉर्क आएगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं कितनी कह सकता हूँ? अल्फा की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 2t इंटू रेडियस वगैरह सब दे रखी होगी, ध्यान रखना ये रेडियस तुम्हें दे रखी होगी। तो अल्फा आ गया 2t इंटू आर, ये तो टॉर्क आ गया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। एक तो ये आ गया। और दूसरी बात, अगर तुम देखोगे यहाँ पे कोई स्लिप नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, तो इसका मतलब जो हमें ए निकालना था, ए की वैल्यू आर अल्फा रख देंगे, बस हो गया। ये ए का आंसर है, ये कर, और ये टी आ गया। मतलब कुछ ऐसे हो गया ना, देखो ध्यान से देखना। हाँ, जैसे ये पॉइंट ए से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी फिर ए से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये मैक्सवेल डिस्क वहीं पे है, लेकिन ये घूम रही है। अगर आप देखोगे तो ये घूम रही है, तो इसका मतलब डिस्क का ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए, इसका एक्सीलरेशन एक तरीके से ऊपर को कितना हो गया, ऊपर को आर अल्फा आ गया ना। तो इसलिए ए इक्वल टू कितना हो गया, आर अल्फा आ गया। और थोड़ा क्लियर देख लो पिक्चर क्या है, देखो ये है, और यहाँ पे मैक्सवेल डिस्क है, ध्यान रखना ये है। तो स्ट्रिंग का ये पार्ट ए से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये भी ए से ऊपर जा रहा है, और ये सिर्फ घूम रहा है, बस हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर को, ये पॉइंट ऊपर को आर अल्फा आ गया, और
मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कोई स्लिप नहीं लेनी है, नहीं है, इन दो जगह पे मुझे अगर कोई स्लिप नहीं लेनी है तो तुम्हें लग ही रहा होगा ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बताओ जो ए की वैल्यू आर अल्फा के इक्वल निकल के आएगी। ये क्या, तो हमारा टेंशन भी आ गया और ए भी आ गया। नेक्स्ट था 1.245। ये एक रॉड तुम्हें दिख रही होगी जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसके एक एंड पे एक फोर्स लगा हुआ है और तुमसे कहता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है और ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ फाई निकालना है और फाई वो एंगल है जितना वो रोटेट कर गया है, फाई वो एंगल है जो जितना वो रोटेट कर गया है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेना। एक रॉड दे रखी थी जिसका मास m था और लेंथ l थी, उसके एक एंड पे तुमने F फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना, एक एंड पे तुमने F फोर्स अप्लाई किया है और एक वर्टिकल एक्सिस दे रखी है उसके अबाउट वो घूम रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ फाई निकालना है और फाई यहाँ पे रोटेशन एक्सिस है। तो अब सुनो, अब जैसे ये मान लो ऐसे घूम गया, ये फाई एंगल घूम गया, ये एल है। तो अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो ये एल कॉस फाई होगी ना, ये एल कॉस फाई होगी और यहाँ पे फिर जो टॉर्क आएगा केवल एफ का ही टॉर्क आएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी ना, टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू आई इंटू एल्फा बनेगी, क्यों, टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अब एफ का कितना टॉर्क आएगा, फोर्स इंटू एल कॉस फाई होगी, क्यों, ये तो टॉर्क आ गया, इक्वल टू आई का मतलब हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा और एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी फाई लिख सकता हूँ। समझ में आई ना बात, कि एफ का अगर मैं टॉर्क देखूंगा तो वो आएगा एफ इंटू एल कॉस फाई और वो आई इंटू एल्फा होना चाहिए और आई हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 और एल्फा की वैल्यू हो गई ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी फाई। तो बस यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देना। ओमेगा की लिमिट्स 0 टू ओमेगा लिख देना और फाई की लिमिट्स 0 टू फाई लिख देना। तो यहां से ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ फाई पता चल जाएगा। ये नेक्स्ट हम चलते हैं 1.246। ये अगेन फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया जैसे हमने पहला किया था, एक बार दोबारा रिपीट कर लूंगा। दो मासेस दिए हुए, एक तुम्हें पुली दे रखी है, डिस्क शेप में कह लो, डिस्क शेप में पुली दे रखी है। तो एक तो पुली का तुम्हें अल्फा निकालना है और दो तरफ जो टेंशंस हैं उनका रेशियो निकालना है। फिगर को अच्छी तरीके से देख लो, दो मासेस हैं, एक डिस्क टाइप की पुली दे रखी है और कहीं पे स्लिप वगैरह नहीं है, कहीं भी कोई स्लिप वगैरह नहीं है। तो एक तो तुम्हें पुली का अल्फा निकालना है और दोनों तरफ तुम्हें टेंशंस का रेशियो निकालना है। तो इक्वेशन क्या हो गया देखो, जैसे ये मान लो T1 है और ये मान लो T2 है। तो अगर ये A से ऊपर जाएगा तो ये A से नीचे आएगा,
और ये अल्फा से घूमेगा भी फिर। इतना बनेगा ना। तो अगर मैं m1 की इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। अगर मैं m2 की इक्वेशन लिखूं तो बनेगा m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। अगर मैं अल्फा की इक्वेशन लिखूं तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, अल्फा की क्या होगी, T2 उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और T1 उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन मैंने उसका रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये बनेगा T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर। और अगर पुली डिस्क टाइप की दे रखी है तो फिर लिखोगे हाफ mr स्क्वायर। और अगर कोई स्लिप नहीं है तो फिर a इक्वल टू आर अल्फा हम कई बार कर चुके हैं, a इक्वल टू आर अल्फा ये और आ जाएगा। इतना कह लो, ये मेथड 1 आ गई। अब चलते हैं इसकी मेथड 2, वो भी अभी हमने वो की थी। मैंने तुमसे कहा था एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और टोटल मास में आप लोग मॉडिफिकेशन करते हो, ये मैंने बताया था, टोटल मास में मॉडिफिकेशन करते हो कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो पूरे मास आते हैं, और अगर रोटेशनल मोशन है तो रिंग के केस में मास, डिस्क के केस में m/2, सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5m एंड सो ऑन कह लो। तो अगर मैं नेट पुलिंग फोर्स देखूंगा तो देखो, नेट पुलिंग फोर्स मैंने इधर को ज्यादा लिया है बेटा, इधर को ज्यादा लिया हुआ है, तो ये होगा m2g माइनस m1g, m2g माइनस m1g, ये हो गया अपॉन टोटल मासेस क्या होंगे। देखो m1 m2 के ट्रांसलेशनल मोशन है तो पूरा मास आएगा, और पुली का रोटेशनल मोशन है तो m/2 आएगा। इसका मतलब ये आ गया m1 प्लस m2 प्लस m/2। ये अब तुम्हें अल्फा निकालना था तो अल्फा इक्वल टू a/r आ गया। अब T1 अपॉन T2 निकालना था। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट लगाता हूँ पुराना वाला, वो सुनो क्या है कि अगर तुमने किसी स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और तुम रेस्ट पे हो तो टेंशन mg के इक्वल होती है। अगर तुम ऊपर को एक्सीलरेट हो तो टेंशन mg प्लस a होती है। अगर तुम नीचे को एक्सीलरेट हो रहे हो तो टेंशन mg माइनस a होती है। एक बार दोबारा सुन लो, अगर तुम रेस्ट पे हो तो टेंशन mg के इक्वल होती है। अगर एक्सीलरेशन ऊपर को है तो टेंशन mg प्लस a होती है, और अगर नीचे को एक्सीलरेशन है तो टेंशन mg माइनस a होती है। तो अगर तुम इस वाले पे देखोगे तो ये ऊपर को है तो इसका मतलब mg प्लस a होगा, और इसका एक्सीलरेशन मैंने नीचे को माना हुआ है तो टेंशन mg माइनस a होगी। तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 g प्लस a अपॉन m2 g माइनस a, ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट चलते हैं 1.247।
इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ तुम्हें दिख ही रहा होगा, M1 M2 दो ब्लॉक्स हैं और पुली डिस्क टाइप में मान ले रहा हूँ M, R और M1 के नीचे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। तो तुम्हें वर्क डन बाई फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। वर्क डन बाई फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसमें क्या होगा देखो, अगर ये a से नीचे जा रहा है तो फिर ये a से इधर जाएगा और ये अल्फा से घूमेगा। लेकिन हमने लॉज ऑफ मोशन और कई जगह एक कंसेप्ट और पढ़ा हुआ है कि अगर पुली में मास हो तो फिर दोनों तरफ टेंशन इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब अगर इसमें मैं टेंशन T1 लेता हूं तो इसमें टेंशन T2 लेनी पड़ेगी मुझे। और एक चीज और, ये मूव कर रहा है तो इस पे ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्यों? इस पे ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा मैक्सिमम आएगा, इसका मतलब इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर को आएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और वो म्यू टाइम्स M1 G के इक्वल होगा। अब इक्वेशन बनाते चले जाओ, बस हो गया। फिगर को अपने दिमाग में देख लेना, मैं दूसरी स्लाइड में बनाते चले जाऊंगा। सबसे पहले जैसे M1 की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, M1 की, चलो इसकी तो यहीं पे बना देते हैं। T1 माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1A होगी। ये तो M1 की आ गई। अगर मैं M2 की इक्वेशन लिखूंगा तो ये बनेगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। ये M2 की हो जाएगी। अगर मैं अल्फा की इक्वेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगी T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर। T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। तो इन इक्वेशन से तुम लोग a निकाल लो, बस हो गया। और तुम्हें वर्क डन बाई फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना था। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है तो ये ऐसे बनेगा ना, एफ एस कॉस थीटा। जनरल फॉर्मूला ये आएगा ना, एफ एस कॉस थीटा आएगा। अब चलते हैं एफ कितना होगा। एफ का मतलब फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन कितना था, म्यू M1G था। एस एस का मतलब हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा तुम जानते हो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री इतने का एंगल बन जाएगा। यहां से तुम्हारा आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ये देख लो। नेक्स्ट चलते हैं 1.248। ये तुम्हें दिया हुआ है एक सॉलिड स्फीयर, मान लेता हूं इसको। इसको तुमने ओमेगा नॉट से घुमा के इस टाइप से छोड़ दिया है। तो तुमसे कहता है कि कितने रोटेशंस के बाद ये स्फीयर रुक जाएगा, कितने रोटेशंस के बाद ये स्फीयर रुक जाएगा। तो देखो,
सबसे पहली बात अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो एक तो इसमें mg लगेगा, और एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, N1 कह लो। एक वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, N2 कह लो। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां पे देखूं स्फीयर में, तो उसका रिलेटिव मोशन राइट साइड में है। अगर तुम स्फीयर का देखोगे तो रिलेटिव मोशन राइट साइड में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ग्राउंड से उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। अगर आप देखोगे तो ग्राउंड से उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा और वो इधर को आएगा, और वो आएगा म्यू टाइम्स N1। दोनों जगह पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया था, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहां पे देखूं, स्फीयर का ये वाला पॉइंट देखूं, तो इसका रिलेटिव मोशन वॉल के रेस्पेक्ट में नीचे को है। इसका रिलेटिव मोशन वॉल के रेस्पेक्ट में नीचे को है। इसका मतलब वॉल से उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर को आएगा। ये आ गया म्यू टाइम्स N2 आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये फोर्सेस लगेंगे। अब दूसरी बात क्या है, देखो, स्फीयर अल्टीमेटली ट्रांसलेशनली किधर को भी मूव नहीं कर रहा है। अगर आप स्फीयर को देखोगे तो ट्रांसलेशनली कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो ये दो फोर्सेस mg के इक्वल होंगे। नहीं, अगर ये दो फोर्सेस देखोगे तो mg के इक्वल होंगे, तो तुम कह सकते हो N1 प्लस म्यू N2। एक तो ये mg के इक्वल होगा, और ये वाला जो फोर्स है ये म्यू N1 के इक्वल होगा। तो दूसरी इक्वेशन बन गई N2 इक्वल टू म्यू N1। ये तो इस बात के लिए इक्वेशन हो गई कि वो ट्रांसलेशनली स्फीयर किधर को भी मूव नहीं कर रहा है। ये तो इस बात की हो गई। लेकिन अगर तुम ये वाला फोर्स देखोगे और ये जो म्यू N2 है ये देखोगे, तो ये देखो, ये इधर को टॉर्क दे रहा है बेटा। रिटार्डिंग टॉर्क दे रहा है ना, अगर तुम देखोगे तो रिटार्डिंग टॉर्क दे रहा है। क्यों रिटार्डिंग टॉर्क दे रहा है? और उसी से रिटार्डेशन आएगा, मतलब उसी से एंगुलर रिटार्डेशन आएगा। तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना होगा? अगर तुम इसमें देखोगे तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना होगा? एंगुलर रिटार्डेशन एल्फा, ये टॉर्क नेट अपॉन आई होगा। टॉर्क नेट कितना होगा? म्यू N1 इंटू रेडियस प्लस म्यू N2 इंटू रेडियस। ये हो गया। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो फिर ये 2/5 mr² हो जाएगा। तो ये तो आ गया एंगुलर रिटार्डेशन। और उसके बाद फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। और इसमें ओमेगा को 0 रख सकते हैं। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं कि कितना थीटा वो घूमेगा। और एक बार अगर थीटा निकल गया तो फिर जो नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस वो थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाएंगे। ये कर लो, एक बार दोबारा देख लो कंसेप्ट्स। ट्रांसलेशनली वो कहीं को मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे फोर्सेस क्या होंगे? 0 होंगे। एक तो इक्वेशन ये बनेगी। लेकिन
म्यू n1 और म्यू n2 उनको रिटार्डिंग टॉर्क देंगे, उससे एंगुलर रिटार्डेशन आएगा। और एंगुलर रिटार्डेशन हमने लिखा नेट टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा से हमने थीटा फाइंड कर लिया कि कब वो रुक जाएगा। और उसके बाद जो नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होंगे, ये कह रहा है। नेक्स्ट मैंने नोट नहीं किए थे, मैं दूसरे से करता हूँ। 1.2 49 एक डिस्क है, इसको तुम ओमेगा से घुमा के, ओमेगा नॉट से घुमा के रफ, जिसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, इसमें रख देते हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देते हो। एक डिस्क को ओमेगा नॉट से घुमा के आप रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देते हो, ये कह लो। तो तुमसे कहता है कि टाइम कितना होगा व्हेन इट स्टॉप्स। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। एक डिस्क को आप ओमेगा नॉट से घुमा के एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देते हो, तो हमें टाइम निकालना है जब वो रुक जाएगा। अब क्या देखो, इसमें एक्चुअल में क्या होगा ना, इसमें कंसेप्ट क्या है देखो, इसमें जो रिटार्डिंग टॉर्क निकलेगा या फिर एंगुलर रिटार्डेशन निकलेगा, वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। और अगर कांस्टेंट आती है तो फिर मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी से टाइम निकाल सकता हूं। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। इसमें जो अल्फा निकलेगा या रिटार्डिंग टॉर्क निकलेगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन से निकलने का ये मतलब नहीं होता है कि जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी निकाल सकता, लगा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका मास मुझे इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। लेकिन मास मैंने अगर इंटीग्रेशन से निकाला है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो कांस्टेंट नहीं है, उसका मास कांस्टेंट नहीं है। तो एक बार फाइनली कंसेप्ट वो कर रहा हूं, सुन लो कि अगर कोई वैल्यू तुम इंटीग्रेशन से निकालते हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो चीज कांस्टेंट नहीं है। जैसे एक सिंपल सा तुम देख लो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई केसेस में हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है। तो अल्फा या टॉर्क वो इंटीग्रेशन से निकलेगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो सिंपल मैं इक्वेशन ये लिखूंगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ओमेगा को रख दोगे 0, इसका मतलब जो टाइम आएगा पहली बात तो वो ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा आएगा। और अल्फा मैंने तुमसे कहा टॉर्क अपॉन आई होगा, और अगर ये डिस्क है तो आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर होगी। लेकिन मैंने तुमसे कहा ये जो टॉर्क निकल के आएगा ये बाई इंटीग्रेशन से निकलेगा, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन से थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन से कैसे निकलेगा।
अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पे जाता हूं और एक dr की स्ट्रिप लेता हूं, इतने पोर्शन में, यहाँ पे जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क तुम्हें यूनिफॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब मैं एरिया में यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकता हूं। एक बार दोबारा सुन लो, यहाँ पे जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मास और एरिया में मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एरिया देखूंगा, छोटा सा एरिया, तो वो आएगा 2πr इंटू डी आर। ये तो छोटा सा एरिया आ गया। अब मैं इसका मास निकालता हूं। इसकी रेडियस दे रखी होगी, बड़े वाले की रेडियस दे रखी होगी, कैपिटल आर एम एल। अब पाई आर स्क्वायर, इतने एरिया का मास m है, इसका मतलब वन एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब डी ए एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर और 2πr इंटू डी आर हो जाएगा। तो ये तो डी एम आ गया, छोटा सा मास। अब ध्यान से देखना, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, रीजन वो घूम ऐसे रहा था, नहीं है, इस टाइप से घूम रहा था। तो अगर मैं इसमें फ्रिक्शन निकालूं तो वो आएगा म्यू डीएम इंटू जी होगा, म्यू एम जी कह लो, म्यू डीएम इंटू जी इतना होगा। लेकिन ये टेंजेंशियली लगा हुआ है और आर डिस्टेंस पे लगा हुआ है, टेंजेंसी लगा हुआ है, आर डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका छोटा सा जो रिटार्डिंग टॉर्क होगा वो एफ इंटू आर होगा। तो अगर मुझे बड़ा टॉर्क निकालना है तो फिर मैं डी टाउ को इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट हो जाएंगी r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां से हमारा आंसर है टॉर्क और एल्फा वो एक तरीके से इंटीग्रेशन से निकलेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू आएंगी वो कांस्टेंट आएंगी। तो मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी अप्लाई कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से हम टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम पे वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है 1.250। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट दे रखी है और रिटार्डेशन और टॉर्क, कुछ भी कह लो, ये प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा दिया हुआ है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालनी है टिल इट स्टॉप्स। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है
रिटार्डेशन और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा दे रखा है और तुम्हें ओमेगा की एवरेज वैल्यू निकालनी है जब तक ये रुक नहीं जाता। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वेश्चन में दी होगी, उसके लिए वरी मत करना। अब सुनो, अगर मैं इसमें टॉर्क देखूं तो वो माइनस सम कांस्टेंट इनटू रूट ओमेगा आएगा ना? नहीं होता। अगर मैं टॉर्क देखूं तो ये क्या होगा, माइनस सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूं। एक तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, ओमेगा की लिमिट्स ओमेगा नॉट से ओमेगा लिखना और टी की लिमिट्स 0 से टी डालना। तो यहां से तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता चल जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, ये के से मत घबराना, लास्ट में जब वैल्यूज वगैरह रखोगे तो सब वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम यहां से ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकल जाएगा। तो फाइंड ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक तो ये होगी पहली बात। उसके बाद ओमेगा को 0 रख देना, वहां से टाइम निकाल लेना और उसको मान लो टी नॉट कह देता हूं मैं, कि उस टाइम पे मान लो ये रुक गया। और उसके बाद तुम लास्ट में जानते हो किसी भी चीज की तुम्हें अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो पहले तुम क्या करते हो कि उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो और लास्ट में उसके इंटरवल से डिवाइड कर देते हो। इसका मतलब मुझे अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालनी है तो तुम करोगे इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये जनरल मेथड होती है ना, अगर तुम देखोगे तो जनरल मेथड ये होती है किसी भी चीज को करने की। तो यहाँ पे लिमिट्स हो गई 0 से टी नॉट और यहाँ भी लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू टी नॉट। तो सिंपल सी बात है, ओमेगा तुमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी नॉट और अपॉन आ जाएगा टी नॉट। तो मेरे ख्याल से ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। सबसे पहले तुम ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालोगे, दूसरे में वो टाइम टी नॉट निकालोगे जब वो रुक जाएगा, और किसी भी चीज की अगर तुम्हें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है तो पहले तुम क्या करते हो, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, मतलब वैल्यूज एक तरीके से ऐड करते हो और लास्ट में फिर इंटरवल से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1.251। अगेन तुम्हें वही डिस्क टाइप की कुछ पुली दे रखी है और ये टोटल मतलब इसके ऊपर भी है, ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर भी है पूरा। ये टोटल है मास m और लेंथ l, टोटल तो ये आ गया। और इसको m, r कह दो।
ये हो गया, और ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो ये x दिया हुआ है, और ये मान लो इसका अल्फा दिया हुआ है। तो तुम्हें अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, कितना हो। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। डिस्क टाइप की एक पुली है, उसमें एक स्ट्रिंग लपेटी हुई है तुमने, टोटल मास m, लेंथ l है, और धीरे धीरे स्ट्रिंग नीचे आ रही है, धीरे धीरे स्ट्रिंग नीचे आ रही है। तो जब वो x लेंथ सस्पेंडेड है तो उस समय तुम्हें पुली का अल्फा निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ x के। तो इसमें देखो क्या होगा। इसका मैं फ्री बॉडी बनाऊं, मान लो ये x लेंथ है। अब मान लो इतने पोर्शन का मास m1 है, तो अभी कुछ मास इसके ऊपर भी है ना, नहीं है? अगर आप देखोगे तो इसमें m2 मास भी है। अब वो अलग बात है, वो m2 की वैल्यू m माइनस m1 है, और ये जो m1 है ये m बाई एल इंटू एक्स होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स होगा, और साथ में ये तुम्हें कैपिटल M कॉमा R भी होगा, ये भी हो गया। अब क्या है सुनो, इस पे ये टेंशन इधर को ऊपर हो गई, और इस पे यहाँ पे जस्ट टेंशन ये T आएगी, ये होगा, और ये पूरे का पूरा सिस्टम नीचे को A से आ रहा होगा, और ये अल्फा से ऐसे घूम रहा होगा। तो मेरे ख्याल से फिगर समझ में आ गई होगी कैसे बन रहा है बेटा, जो है इस टाइप से हो रहा है कि m1 मास सस्पेंडेड है, m2 मास अभी उसके ऊपर भी है, m2 मास उसके ऊपर भी है, साथ में लेकिन डिस्क का अपना मास भी है कैपिटल M, और इस टाइप से फिगर बन रही है। अब अगर मैं A की इक्वेशन लिखूं तो A की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A की इक्वेशन हो जाएगी m1g माइनस टेंशन अपॉन m1। ये तो A की इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं अल्फा की इक्वेशन लिखूं, अल्फा की इक्वेशन, तो अल्फा इक्वल टू टेंशन इंटू आर, ये तो टॉर्क आ गया, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया देखो, एक तो डिस्क का आ जाएगा हाफ m r², और एक उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है अभी m2 लेंथ की, अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है m2 लेंथ की, तो इसका मतलब m2 इंटू r², ये और आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये दो चीज आ जाएंगी, ये आ गया। और लास्ट में तुम a इक्वल टू आर अल्फा और निकाल सकते हो, बस इतनी इक्वेशंस बनेंगी टोटल। अगर देखोगे तो ये इक्वेशंस बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इतनी इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से ये भी कर लोगे। उसके बाद 1.252, ये हमने क्लास में किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और कई बार किया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं 1.253।
ये कुछ है। M, R तुम्हें दिख ही रहा होगा, सिलेंडर टाइप का दिख रहा है कुछ, M, R। तो पहले में तो तुम्हें निकालना है, टेंशन निकालना है और अल्फा निकालना है। दूसरा, पावर ऑफ mg निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। देख लो अच्छी तरीके से क्या क्या निकालना है, टेंशन और अल्फा, और तुम्हें निकालना है पावर ऑफ mg एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब मैं जरा इसका फ्री बॉडी थोड़ा सही ढंग से बना देता हूँ। जैसे ये है, तो इसमें तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से 2t लगा हुआ है, और यहाँ पे mg लगा हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास एक तो नीचे को A से आएगा, और टेंशन के टॉर्क की वजह से, टेंशन के टॉर्क की वजह से ये अल्फा से ऐसे घूमेगा। आई थिंक कुछ फिगर समझ में आ गई होंगी कैसे बनी है। ऊपर को 2t टेंशन, नीचे को mg, और उसका सेंटर ऑफ मास नीचे को A से आएगा और वो अल्फा से घूमेगा। तो पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। ए की जो वैल्यू बनेगी वो mg माइनस 2t अपॉन m आएगी। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो वो 2t का केवल टेंशन होगा ना, 2t इंटू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr²। और इस जगह पे कोई स्लिप ना हो, उसको हम कई बार इक्वेशंस बना चुके हैं, कि ए की वैल्यू आर अल्फा के इक्वल। ये 3 इक्वेशंस बने। ए इक्वल टू आर अल्फा फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो क्या है। जैसे ये है ना, ये है, ये आया और ये आया, ये ए नीचे है और अल्फा से ऐसे घूम रहा है। अब आप देखो ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो एक तरीके से ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए। तो फिर ये भी रेस्ट पे होना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इसको, एक तो यहाँ को ए मिला और एक ऊपर को मिला आर अल्फा, ये आ गया बस। इसलिए हमने ए को क्या कर दिया, आर अल्फा के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से तुम्हारे टी और अल्फा निकल जाएंगे। So, इन 3 इक्वेशन से तुम टी और अल्फा फाइंड कर लोगे। फाइंड टी एंड अल्फा। टी एंड अल्फा। अब लास्ट में किसी भी फोर्स की अगर तुम्हें पावर निकालनी होती है, नहीं, किसी भी फोर्स की अगर तुम्हें पावर निकालनी होती है, तो पावर ऑफ एनी फोर्स वो होती है एफ वी कॉस थीटा, ये होती है। अगर तुम्हें किसी फोर्स की पावर निकालनी है तो ये होगी। अब तुम्हें mg की निकालनी थी, तो mg, f की जगह यहाँ पे mg आ जाएगा। v इक्वल टू at हो जाएगा, और लास्ट में थीटा पे आ जाओगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि mg भी नीचे है और v भी नीचे है। मतलब फोर्स और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या बताओ, एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से फोर्स ऑफ पावर ऑफ mg निकल जाएगी।
ये क्या, नेक्स्ट चलते हैं 1.254। ये दिया हुआ है, ये आ गया, पर अगेन वो m r दिया हुआ है, और आपके ये वाला पॉइंट a से ऊपर जा रहा है, a नॉट से ऊपर जा रहा है। तो पहला पॉइंट, एक तुम्हें निकालना है a रिलेटिव ऑफ सिलेंडर with respect to lift। दूसरा, फोर्स बाय सिलेंडर ऑन सीलिंग। तो पहले इसका सेकेंड पार्ट ही कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, उसके बाद चलेंगे फर्स्ट पार्ट। देखो, ये T है, ये T है, इसका मतलब सिलेंडर सीलिंग पे 2T फोर्स नीचे को लगा रहा है, बस हो गया। बी पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 2T होगा, और वो डाउनवर्ड्स होगा। ये तो बी पार्ट का आंसर आ गया। अब ए पार्ट बिल्कुल सिंपल है। ए पार्ट अगर तुम देखोगे तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये वाले क्वेश्चन की तरह है, बस ये जो हमने mg लिखा है उसकी जगह एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा और वो नीचे को लगेगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसका मतलब अब जो हमारी फिगर बनेगी, अगर आप देखोगे तो ये बनेगी, जैसे ये है 2T इधर आ गया, और ये आ गया mg प्लस ma0, इतनी होगी। अगर देखोगे तो ये बनेगा। अब फिर से वही आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, जैसे इसका एक्सेलेरेशन a आएगा और ये अल्फा आ गया, बाकी बिल्कुल सेम इक्वेशंस बनेगी जो हमने पहले बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो a निकल के आओगे, ये निकालोगे, यही एक्चुअल में a रिलेटिव होगा। ये ध्यान देखो, यही अल्टीमेटली a रिलेटिव होगा ना, यही मतलब पार्ट a का आंसर होगा। आंसर ऑफ पार्ट a यही होगा। इतना कर दो। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, केवल एक स्यूडो फोर्स लगाओगे और जो ए निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास का जो ए निकालोगे वही एक्चुअल में ए पार्ट का आंसर आएगा। ये कह चलो एक काम करते हैं फिर,
आज यहीं तक करते हैं रोटेशन में, तो इन प्रॉब्लम्स को देख लेना, बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।